आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है न्यूमेरिकल फीचर्स के हवाले से हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसिंग जो है वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो प्री प्रोसेसिंग की अवेलेबल है हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स के लिए। और थोड़ा सा हम देखेंगे कि फ़ीचर जनरेशन जो है वो क्या होती है और हम कैसे एक एक हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम एग्जिस्टिंग फ़ीचर्स को लेके न्यू फ़ीचर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम न्यूमेरिकल फ़ीचर्स की बात करें तो प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले स्केलिंग जो है वो आती है। और स्केलिंग जो है उसका क्या पर्पज़ है, क्या मतलब है। स्केलिंग जो है वो बेसिकली ये है कि डिफरेंट स्केलिंग है। अगर डिफरेंट फीचर्स की आपका जो डाटा है उसमें डिफरेंट स्केलिंग है तो वो आपकी जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स अगर हम उस पे अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेहतर होता है कि हमेशा हम अपने जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं उनकी स्टार्ट पे ही प्री प्रोसेसिंग कर लें और उनको उनकी स्केलिंग कर लें, उनको एक रेंज के अंदर जो है वो ले आएँ। तो इस सारी जो प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं और जो स्केलिंग है इसको थोड़ा कंक्रीट करने के लिए थोड़ी एग्जांपल्स को देखते हैं। लेट्स से एग्जांपल 1 जो है उसको देखते हैं। एग्जांपल 1 के अंदर लेट्स से आपके पास 3 पर्सन्स हैं। ठीक है, 3 पर्सन्स की हाइट है इंचज़ के अंदर, फिर उनकी हाइट है सेंटीमीटर्स में और फिर जो है उनका वेट है पाउंड्स के अंदर कैलकुलेट है आपके पास। अब आप इसमें ये देखना चाह रहे हैं लेट्स से कि जैसे कि आपने देखा कि आपने देखी होगी मेरी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से केएनएन एल्गोरिदम जो है हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क होता है डिस्टेंस मेजर करने का। तो लेट्स से अगर हम डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं 2 पर्सन्स के दरमियान, ठीक है, तो उसमें लेट्स से अगर हम हाइट जो है इंचज़ में हमने मेजर की हुई है पर्सन्स की और उसको हम वेट जो दूसरा फ़ीचर है हमारा वो वेट का है। ठीक है, जो हमने पाउंड्स के को यूज़ करते हुए जो है ना वो मेजर किया हुआ है। अगर हम ए और बी जो 2 पर्सन्स हैं, इनकी इन 2 फ़ीचर्स को लेते हुए, ठीक है, हाइट इंचज़ में और वेट जो है वो पाउंड्स के अंदर, इन ए और बी जो है इनका हम डिस्टेंस मेजर करें यूज़िंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो वो उसका जो वैल्यू है वो 10.77 आएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ए और सी जो है उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी 22.14। ठीक है। इसी तरह से लेट्स से मैं तीसरी वैल्यू भी कैलकुलेट करता हूँ, मैं बी और सी जो है उसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कंप्यूट करता हूँ तो उसकी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो 11.40 है। ठीक है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है जब हमारी हाइट जो है वो इंचज़ में है और वेट तो हेयर पाउंड्स में ही रहेगा नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी, लेकिन हाइट जब इंचज़ के अंदर है तो जो पर्सन सबसे कम डिस्टेंस जो है वो है पर्सन ए और बी के दरमियान। ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि अगर हम हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में मेजर करें तो फिर क्या होगा। हाइट अगर सेंटीमीटर्स में है और वेट वैसे ही हम पाउंड्स में ही जो है वो उसको मेजर करते हैं, तो उसमें अगर हम ए और बी जो है उसके दरमियान डिस्टेंस कंप्यूट करें तो वो उसकी वैल्यू जो है वो 14.28 है। इसी तरह से यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कंप्यूट करें पर्सन ए और पर्सन सी के दरमियान तो उसकी जो वैल्यू है वो 27.53 आती है। इसी तरह से अगर हम थर्ड वैल्यू जो है वो भी कंप्यूट कर लें, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस कंप्यूट करें तो वो 13.37 आता है। ठीक है। तो इससे पता ये चला कि जैसे हमने लास्ट अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि हमारे पास जो इंचज़ में हाइट है और उसका जो वेट था और उसमें जो क्लोजेस्ट आ रहे थे पर्सन्स वो ए और बी आ रहे थे। जबकि जब हमने सेंटीमीटर्स के अंदर हाइट जो है वो मेजर की, तब जब हमने डिस्टेंस कंप्यूट किया तो अब हमारे पास जो नियरेस्ट पर्सन हैं जिनका डिस्टेंस सबसे कम है वैल्यूज़ का वो बी और सी हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो वैल्यूज़ होती हैं फ़ीचर्स की वैल्यूज़, न्यूमेरिकल फ़ीचर्स की वैल्यूज़, उनका उनकी स्केलिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी क्लासिफ़िकेशन के ऊपर। ठीक है। ये सिर्फ़ केएनएन क्लासिफ़ायर के लिए ट्रू नहीं है, बाकी भी अगर कोई भी हम क्लासिफ़िकेशन का एल्गोरिदम यूज़ करें
डिसीजन ट्रीज़ को छोड़ के बाकी जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं मोस्टली लीनियर मॉडल्स हैं, रिग्रेशन के मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ये जो KNN हमने देखा, KNN क्लासीफायर, ये सारे एल्गोरिदम्स जो हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम इनकी स्केलिंग कर दें। ठीक है, किसी एक स्केल के अंदर हम जो है वो फ़ीचर्स की वैल्यू को ले आएँ। आगे चलने से पहले हम एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। और इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा-सा विजुअली मैं इलस्ट्रेट करता हूँ ताकि आपको और जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास कोई से 2 फ़ीचर्स हैं, जैसे हाइट और वेट की एग्ज़ाम्पल ले लें। मैंने यहाँ पे फ़ीचर्स को हाइट और वेट की बजाय x1 और x2 का नाम दे दिया, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें कि जो फ़ीचर लेट्स से मेरे पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है? एक सर्कल क्लास है और एक जो है वो एक्स जो है वो या क्रॉस कह लें, क्रॉस से मैंने रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। अब अगर हम के नियरेस्ट नेबर्स की एग्ज़ाम्पल की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि के नियरेस्ट जो नेबर्स हैं उनकी क्या क्लास है और वही हम जो है जो हमारी अननोन एग्ज़ाम्पल होती है उसको भी हम वही क्लास दे देते हैं। यहाँ पे लेट्स से क्वेश्चन मार्क एक हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो एक नई एग्ज़ाम्पल आई है जिसको हमने या तो क्रॉस जो है वो उसका लेबल देना है या हमने उसको सर्कल का लेबल जो है वो देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस चाहे आप कंप्यूट कर लें लेकिन वैसे भी पता चल रहा है कि जो सर्कल है वो उसकी वैल्यू वाई एक्सिस में या x2 की जो वैल्यू है वो 1 से 3 है और x1 जो है उसकी वैल्यू 1 और 2 है, यानी कि ये ज़्यादा क्लोज़ है क्रॉस के। तो इसको क्रॉस ही की जो वैल्यू है क्रॉस का लेबल जो है वो क्वेश्चन मार्क को असाइन होगा, ठीक है? इसी को अगर हम स्केल कर दें, स्केल इस तरह से कि हम x1 की वैल्यूज़ जो हैं जितनी भी उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी, ठीक है? अब अगर हम देखें कि किसका डिस्टेंस कम है, तो अब सर्कल का डिस्टेंस जो है वो कम जो है वो होगा और क्वेश्चन मार्क जो है, ये जो नई एग्ज़ाम्पल आई है इसको सर्कल जो है वो लेबल असाइन होगा या क्लास जो है इसको सर्कल असाइन होगी। कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे हमें जैसे-जैसे इनका स्केल बढ़ता है, किसी भी एक फ़ीचर का चेंज होता है, वैसे-वैसे जो हमारी क्लासिफ़िकेशन है, उस पे इफ़ेक्ट आता है। उस इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो फ़ीचर्स हैं, उनको स्केल डाउन कर लेते हैं। अब स्केल डाउन कैसे करेंगे? ठीक है, उसके 2 तरीके हैं। पहला जो उसका तरीका है, वो है उसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज़ेशन और जो दूसरा तरीका है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? इनको हम वन बाय वन अब देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को 0 और 1 के दरमियान ले आते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक्स जो है एक वेक्टर है लेट्स से जिसके अंदर कुछ फीचर्स कोई एक फ़ीचर है जिसकी वैल्यूज़ न्यूमेरिक फीचर्स की पड़ी हुई हैं। उस पे मिन और मैक्स का फ़ंक्शन जो है मैं यहाँ पे मैंने फ़ंक्शन जो है वो लिखा है जो कि बेसिकली पांडास के अंदर आपको ये फ़ंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल है। बेसिकली आइडिया बेसिक ये है कि हम एक्स जो फ़ीचर है हमारा उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें जो सबसे कम वैल्यू है उसमें से जो फ़ीचर की सारी वैल्यूज़ हैं उनको 1 बाय 1 माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मैक्स उस फीचर की जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस जो उस फीचर की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है? जब हम ये सारे एक लेट्स से एक कॉलम है हमारे पास पूरा, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ देख के और उस पूरे फीचर पे, उस पूरे कॉलम पे हम ये इक्वेशन जो है इसे कंप्यूटेशंस करके दोबारा वो फीचर वेक्टर जो है वो बनाएँगे, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के दरमियान आ जाएँगी, ठीक है? इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज़ेशन। दूसरा जो तरीका है अच्छा इसमें अगर आपने इसको यूज़ करना है तो sklearn की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग का जो पैकेज है उसमें मिन मैक्स स्केलर जो है ये फंक्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसको यूज़ करते हुए आप नॉर्मलाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे टाइप की तरफ जाएँ स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भी स्केल डाउन कर देती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो फीचर्स होते हैं और उसमें जो
इस तरह से उसको स्केल डाउन करती है ये स्टैंडर्डाइजेशन के जो मीन है वो फिर अल्टीमेटली उस फीचर लिस्ट के अंदर उस वो जो फीचर है या वो जो पूरा कॉलम है उसके अंदर उसका जो अल्टीमेटली ऑपरेशन होने के बाद जो मीन आएगा वो ज़ीरो आएगा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो वन होगी। हम स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसको कंप्यूट कैसे करते हैं? हम जो है पूरा कॉलम है एक, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं पहले, ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं कि उस फीचर में हर जो एलिमेंट है उस कॉलम में, आप सिंपली वर्ड्स में ये समझ लें कि उस कॉलम के अंदर जो हर एक वैल्यू है, उस वैल्यू को लेके हम उसको माइनस जो है वो करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं मीन को और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है? तो इस तरह से भी आप जो है वो स्केलिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड स्केलर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपको स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो मिल जाएगा। प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट जो टास्क होता है वो होता है आउटलायर्स का। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स, अगर आप लेट्स से कोई डाटा है आपके पास जिसमें एक्स और वाई दो तरह के फीचर्स हैं और उसमें आप कोई देखना चाह रहे हैं कि ट्रेंड हमारे डाटा का जो है वो क्या बन रहा है, तो आप लेट्स से एक लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन एक बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वाई की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो अगर हम इस ट्रेंड को एक लाइन की सूरत में रिप्रेजेंट कर दें तो ये बड़ा अच्छा एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, एक बड़ा अच्छा मॉडल बन जाता है जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी की निस्बतन अगर एक और नया पॉइंट हमारे पास आ जाए जो कि बिल्कुल हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हटके हो तो हम उसे आउटलायर कहते हैं, ठीक है? आउटलायर जो है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं प्री प्रोसेसिंग के अंदर? हम नमपाई के अंदर परसेंटाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। परसेंटाइल का अगर आपको आइडिया हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो परसेंटाइल डिफरेंट परसेंटाइल वैल्यूज़ में डिफरेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि आप कह लें कि 50 परसेंटाइल का ये मतलब है कि 50% वैल्यूज़ जो हैं किसी फ़ीचर की वो उससे कम है और 50% जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है? इस तरह से परसेंटाइल, तो हम फर्स्ट परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल तक वैल्यूज़ को क्लिप कर लेते हैं, ठीक है? तो उसका कोड ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। एन पी डॉट परसेंटाइल से आप उसको वो फीचर दे देते हैं और साथ में रेंज बता देते हैं कि कहाँ तक जो है उसकी लोअर और अपर बाउंड जो है वो निकालनी है। और फिर उस लोअर और अपर बाउंड को लेके हम एन पी डॉट क्लिप को वो फीचर जो वेक्टर है पूरा और अपर बाउंड और लोअर बाउंड ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसको दे देते हैं। तो वो हमें जो है वो जो आउटलायर है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम, ठीक है? एक्सक्लूड करने का ये पर्पस है, दोबारा बता दूं मैं, कि आप यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मॉडल बनेगा या हम जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इस पे अप्लाई करेंगे डाटा पे, वो आउटलायर्स की वजह से वो इफ़ेक्ट ना हो। नॉर्मल जो पैटर्न है, हो सकता है कोई नॉइज़ की वजह से जो डाटा है वो आपके पास क्लीन नहीं आया, कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो बिल्कुल नॉर्मल आपका जो डाटा जनरेटेड है उस पैटर्न से हटके है, ठीक है? तो आप जो है उसको इस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि बिनिंग या बकेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? बिनिंग और बकेटिंग, ये एग्ज़ाम्पल है फ़ीचर जनरेशन की, ठीक है? लेट्स से आपके पास कुछ जो है वो फ़ीचर है कोई, ठीक है? जैसे ऐज है, ठीक है? और ऐज में लेट्स से उसमें आपके पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ हैं, लेट्स से कि 1 से लेके 80 तक एक फ़ीचर है, उसके अंदर इस तरह से वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो इसमें आप इस फ़ीचर को लेके एक नया फ़ीचर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? और वो फ़ीचर जो है उसमें हम क्या करेंगे कि बकेट्स जो हैं वो बना लेंगे, ठीक है? ये हम हमारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, कि हम किस किस ऐज की कितनी बकेट्स बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बेबी, चाइल्ड, टीनेज, यंग, मिडल एज्ड और ओल्ड, इस तरह से डिफरेंट बकेट्स बना ली।
ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे ये एक्सपेरिमेंट्स करके ही हम देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं वो इससे कितनी जो है उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। ठीक है। तो ये सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंट्स करके ही देखा जा सकता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल फीचर्स के हवाले से था कि प्री प्रोसेसिंग जो है हम कैसे कर सकते हैं, कोई नया फीचर हम कैसे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। इस तरह से और भी आप एक फ़ीचर को लेकर के नए फ़ीचर जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से कोई प्राइस गिवन है, ठीक है, तो प्राइस में से आप प्राइस की जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो अलहदा एज अ फ़ीचर जो है वो जनरेट कर लें। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि लोगों की इनकम दी गई है डाटा सेट के अंदर, तो इनकम जो है उसको आप लो, एवरेज और हाई 3 क्लासेस में जो है आप खुद से उसको डिवाइड कर लें। ठीक है। तो इससे नॉर्मली ये होता है कि मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मली बेहतर हो जाती है। लेकिन अगेन ये एक्सपेरिमेंट करके ही आपको पता चलेगा कि इससे कितनी बेहतरी जो है वो आती है। ठीक है जी, ये जो हमारी न्यूमेरिकल प्री प्रोसेसिंग के हवाले से वीडियो थी ये यहीं तक थी। तो आपके अगर कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।